नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 22 है और ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार देखकर तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस देखें तो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी जुडिशरी, डी प्राइम मिनिस्टर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जुडिशरी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये एक मेजर पार्ट है जुडिशरी सिस्टम का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. Which one of the following is regarded as the protector of fundamental rights of citizen and guardian of the Constitution of India? निम्नलिखित में से किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए द पार्लियामेंट, बी द अटॉर्नी जनरल, सी द सुप्रीम कोर्ट या डी द प्रेसिडेंट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में? आपके ऑप्शन हैं ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बी राइट टू प्रॉपर्टी, सी राइट टू इक्वेलिटी या डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, और ये आर्टिकल 32 में कवर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following articles was termed as the heart and soul of the constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 25, सी आर्टिकल 29 या डी आर्टिकल 32। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 32। और बी आर अम्बेडकर जी ने ही आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल ऑफ कहा है, और इसमें के अंतर्गत क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती हैं आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेरी सोल ऑफ इट। रीजन, Article 32 provide as an effective remedies against the violation of fundamental right. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा बताया है। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो असर्शन है क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेरी सोल ऑफ इट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसका कारण क्या बता रहा है कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट।
ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो रीजन आर है वो असर्शन ए की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए मैंडमस, बी क्वो वारंटो, सी हबीज कॉर्पस या डी प्रोहिबिशन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हबीज कॉर्पस। और ये जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो क्या करता है, रिट इशू करता है। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हबीज कॉर्पस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नोन एज पोस्टमार्टम। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस एक को पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोहिबिशन, बी मैंडमस, सी सर्शरी, डी क्वो वारंटो या ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होगा इसका आंसर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द रिट विच मे बी फाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम इज। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार अधिकार की सुरक्षा के लिए दायर की जाने वाली रिट कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं ए मैंडमस, बी क्वो वारंटो, सी हैबियस कॉर्पस या डी सर्शरी। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हबीज कॉर्पस। और हबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर कोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द लिस्ट सेकंड प्रोविजन। तो हमें आर्टिकल को उससे प्रोविजन से मैच करना है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 दिया गया है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है और आर्टिकल 31 क्लॉज 1 है। ठीक है, मैच कीजिए, आप लोग 9th क्वेश्चन को मैच कीजिए। चलिए पहले मैं बताती हूँ कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 किससे रेफर करता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 डिफाइन करता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, आर्टिकल 16(2) क्या रेफर करता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 किसको रेफर करता है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, ये आर्टिकल 29 क्लॉज 2 था। अब आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या डिफाइन करता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, और आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इस तरीके से देखिए, फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा, ए का होगा 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1। अब 2 4 3 1 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से
आर्टिकल से रिलेटेड है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, ये किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, ये कहाँ से हमें मिला? और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये किससे रिलेटेड है? तो मिलान कीजिए आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग हार्डली 5 to 10 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ये किस में कहा गया था? केशवानंदा भारती केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ये कहाँ से मिला हमें? मिनर्वा मिल्स केस से। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ये आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो ए का होगा वो 3 होगा, बी का 4 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या क्या दिया गया है? ए ऑबोलिशन ऑफ टाइटल्स, बी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, सी प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, डी राइट टू एजुकेशन। अब इसका मिलान करना है कि ये कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। चलिए तो दिख लेते हैं ये किसमें है। अबोलिशन ऑफ टाइटल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 18 से। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आर्टिकल 26 से है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 से है। और राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहले ए का क्या होगा? थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। एक बार फिर से मिलान करते हैं। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड are titled under the Article 18 of the Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna Award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Which of the above statement are not correct? तो आपको इसमें से क्या करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 के तहत उपाधियां हैं। दूसरा, पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे केवल एक बार निलंबित किए गए थे। तीसरा, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 तक सीमित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। जो भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म श्री है वो हमारे आर्टिकल अंडर 18 के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरीके से जो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1951 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, तो ये भी गलत है क्योंकि ये 1978 में भी सस्पेंड किया गया था, 78 से लेकर के 79 तक, और फिर 1993 से 1997 तक भी इसको सस्पेंड किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये कितना है मैक्सिमम? मैक्सिमम नंबर
3 होने चाहिए एक पर्टिकुलर ईयर में। तो इस तरीके से तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस। सर्वोच्च न्यायालय मामले के फैसले के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का दायरा शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। तो ये किस केस में हुआ था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ और डी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उन्न कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें ही आर्टिकल 21 को गारंटी किया गया था फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ही गारंटीड किया गया था फंडामेंटल राइट को एज अ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है? एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, by which of the following case parliament got the right to amend fundamental right? निम्नलिखित में से किस मामले से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन से ए केशवानंदा भारती केस, बी राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, सी गोलकनाथ केस या डी सज्जन सिंह केस। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए केशवानंदा भारती केस। और केशवानंदा भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डीलिंग विद फंडामेंटल राइट। ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें। ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास कब हुआ था? 1950 में। गोपालनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कब हुआ था? 1967 में। केशवानंदा भारती केस जो हुआ था और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वो 1973 में हुआ था। और मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। तो इस तरीके सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए बी सी। डी ए बी सी। अब डी ए बी सी किस में देखिए? सी में देखिए। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन से ए गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, बी सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट, सी केशवानंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट या डी शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया? आपके ऑप्शन से ए गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट, बी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, सी केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला स्टेट या डी नन ऑफ द अबव। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। संपत्ति का अधिकार क्या है? आपके ऑप्शन से ए
फंडामेंटल राइट, बी नेचुरल राइट, सी स्टैट्यूटरी राइट, डी लीगल राइट। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लीगल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, right to property was deleted from the list of fundamental right by the 44th Amendment Act 1978. Statement 2, right to property was made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। कथन 1, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। कथन 2, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा आंसर सही है 19वें का, तो बताइए। तो जो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। तो सी ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। C is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental right? संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? आपके ऑप्शंस ए 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, बी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 या डी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति का अधिकार छोड़ा गया? आपके ऑप्शन से ए 40th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या डी 46th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21st का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड? संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन से ए इन 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी इन 1982 बाय 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी इन 1973 बाय 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या डी नन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इन 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड? किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 24th, बी 44th, सी 25th या डी 42nd। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 44th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट? भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। आपके ऑप्शन हैं ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी प्रॉपर्टीज, डी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ? वर्तमान में भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। आपके ऑप्शन से ए फंडामेंटल राइट, बी लीगल राइट, सी मॉरल राइट, डी नन ऑफ द अबव।
तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लीगल राइट। ठीक है, तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।